उस समय जो अरब आए थे भारत में, वो एक पॉलिटिकल पार्टी थी जिन्होंने भारत के दलितों में क्लास कॉन्शियसनेस जगाई कि तुम आर्यन से अलग हो। आर्यंस ने भारत का इन्वेजन किया, वो इंडिया में आई और इंडिया के जो नेटिव क्लास थी उस पर अपना आधिपत्य जमा लिया। उन्होंने यहाँ के जो मूल निवासी थे उनको अपना गुलाम बनाया। जो कैपिटलिज्म है उसका लोगों के बुद्धि पर भी कब्जा है। मैं कार्ल मार्क्स, लेनिन, स्टालिन, माओ का भक्त। मैं आज आपको बताऊंगा वो मार्क्सिस्ट हिस्ट्री क्या होती है, हमारे कॉमरेडों ने किस बेसिस पर वो हिस्ट्री लिखी है। जेपी आरएसएस के लोग जो हमेशा हम पे आरोप लगाते हैं कि हमारे कॉमरेडों ने जो जेएनयू में रहते हैं उन्होंने मार्क्सिस्ट हिस्ट्री लिखी है, उन्होंने सच्ची हिस्ट्री नहीं बताई, उन्होंने इंडियन हिस्ट्री के नाम पे फेक नैरेटिव्स चलाए हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि मार्क्सिस्ट हिस्ट्री क्या होती है तो इस वीडियो को पूरा देखें। इस थ्योरी का जो मेन बेसिस है वो है डायलेक्टिक्स। हिस्ट्री की किसी भी सोसाइटी में दो ही क्लास होती है और उनके इंटरेस्ट एक दूसरे से क्लैश करते हैं। तो यही मार्क्सिस्ट हिस्ट्री भी है, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी भी है, जहां पर हमारे भगवान मार्क्स ने इतिहास को, हिस्ट्री को 4 युगों में 4 फेजेस में डिवाइड कर दिया है। पहली फेज है प्रिमिटिव कम्युनिज्म। इस युग में जनजातियां होती हैं, ट्राइब्स होती हैं, लेकिन संसाधनों की कमी होती है और इसी संसाधनों की कमी के कारण उनमें आपस में युद्ध भी होते हैं। दूसरी जो स्टेज है स्लेवरी, यहाँ पर सोसाइटी 2 क्लासेस में डिवाइड होती है, मास्टर और स्लेव्स। मास्टर और स्लेव्स के जो इंटरेस्ट होते हैं वो क्लैश करते हैं। तीसरी जो स्टेज है वो है फ्यूडलिज्म। इस स्टेज में बड़े बड़े जमींदार होते हैं, फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स होते हैं जिनके पास एकड़ों जमीन होती है। और वहीं दूसरी ओर वो क्लास होती है जिन्हें उन्होंने सर्फ कहा है, जिनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं, जिनके पास कोई निजी संपत्ति नहीं होती, जो लैंडलॉर्ड्स की, फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स की भूमि पर काम करते हैं। फोर्थ फेज है कैपिटलिज्म, जहां एक और कैपिटलिस्टिक क्लास होती है, दूसरी ओर वर्कर क्लास होती है। ये जो चारों फेजों की थ्योरी है इसी को मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी कहा जाता है। और इन स्टेजेस में हमारे भगवान मार्क्स ने जो क्लासेस बताई हैं, क्योंकि उनके इंटरेस्ट क्लैश होते हैं इसलिए उनके बीच समय समय पर संघर्ष भी होते हैं। उनके इंटरेस्ट क्लैशेस ना हो उसका एक तरीका हमारे भगवान मार्क्स ने सुझाया था, वो था कि क्लास ही खत्म कर दो। एक ऐसा युग ले आओ जहां पे कोई क्लास ना हो, कोई निजी संपत्ति ना हो, कोई पैसा ना हो। कोई निजी संपत्ति नहीं होगी, कोई पैसा नहीं होगा, तो कोई अमीर नहीं होगा, कोई गरीब नहीं होगा, और वहां सब भाईचारे से रहेंगे। हम आपको बताते हैं इंडियन हिस्ट्री में हमारे सीनियर कॉमरेड्स ने क्या क्या चीजें लिख रखी हैं, इसी मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी को फॉलो करते हुए कि हमेशा इतिहास में 2 क्लास होती हैं जो हमेशा एक दूसरे से लड़ती रहती हैं। अब हम आपको अपने कॉमरेडों के कारनामे सुनाते हैं जो उन्होंने इंडियन हिस्ट्री पे किए हैं। पहला कारनामा है आर्यन इन्वेजन थ्योरी। देखिए, आर्यन इन्वेजन थ्योरी दी तो ब्रिटिशर्स ने थी। कुछ ब्रिटिशर्स इसे आर्यन इन्वेजन थ्योरी मानते थे, कुछ ब्रिटिशर्स इसे आर्यन माइग्रेशन थ्योरी मानते थे। आर्यन माइग्रेशन थ्योरी का मतलब क्या होगा कि आर्यन कोई विशेष वर्ग था जो इंडिया के ज्योग्राफिकल टेरिटरी से बाहर से था और वो एक समय पे भारत में आया, लेकिन उसने भारत पर कोई आक्रमण नहीं किया। वो भारत में आया, भारत के लोगों के साथ घुल मिल गया और भारत में ही रहने लगा। लेकिन हम आर्यन माइग्रेशन थ्योरी नहीं मानते, हम मुगल माइग्रेशन थ्योरी मानते हैं। मुगल आए, घुल मिल गए और भारत में बस गए। आर्यंस की इन्वेजन थ्योरी है। आप जानते हैं क्यों? इसलिए क्योंकि आर्यन एक क्लास है। आर्यंस ने भारत का इन्वेजन किया, वो इंडिया में आई और इंडिया के जो नेटिव क्लास थी उस पर अपना आधिपत्य जमा लिया। उन्होंने यहाँ के जो मूल निवासी थे उनको अपना गुलाम बनाया। तो हो गई ना 2 क्लास, एक आर्यन फॉरेनर और एक यहाँ के नेटिव मूल निवासी। अब इन मूल निवासियों को हमने कई नाम दिए हैं, द्रविड़, दलित, मूल निवासी, बुद्धिस्ट। मैंने आपको सेकंड स्टेज बताई थी स्लेवरी की, जहां पे ओनर्स होते हैं और स्लेव्स होते हैं। इंडियन सोसाइटी अब उसी स्टेज में चली गई। तो जो द्रविड़ लोग थे, इन लोगों को आर्यंस ने अपना गुलाम बना लिया और फिर इन्हें अपने धर्म ग्रंथों में कहीं पर शूद्र कह दिया, कहीं पर पंचवर्ण कह दिया, कहीं पर चांडाल कह दिया। हालांकि ये बात अलग है कि मैगस्थनीज भारत आया तो उसने कहा कि भारत में कोई गुलाम नहीं रहते, हमें उससे मतलब नहीं है। हम हिस्ट्री मार्क्स की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से देखते हैं। तो मार्क्स के हिसाब से एंशिएंट सोसाइटी में स्लेवरी होती थी। तो स्लेवरी होती थी मतलब होती थी, पूरे वर्ल्ड में होती थी। तो जो शूद्र थे वो स्लेव थे। अब यहाँ पे समस्या हमारे सामने ये आ गई कि यहाँ पे एक क्लास नहीं है, यहाँ पे तो 4 वर्ण थे। तो 4 वर्ण में हमें कोई सामंजस्य बिठाना था, तो हमने सबसे ऊपर वाले को पकड़ लिया और फिर ब्राह्मण्स को एक फ्यूडल लैंडलॉर्ड की तरह भी हमारे कॉमरेडों ने दिखाया। कैसे दिखाया? उन्होंने एक लैंड ग्रांट थ्योरी कर दी।
ओल्ड एनसीईआरटी की बुक में इस पर पूरा एक चैप्टर है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एंशिएंट फेजेस के नाम से, जहां पे हमारे सीनियर कॉमरेड्स ने बताया है कि जो हमारे पुराने राजा होते थे उनको एक बुरी आदत होती थी। वो बुरी आदत ये होती थी कि वो ब्राह्मणों को बड़ी बड़ी भूमि दान किया करते थे, बड़ी बड़ी लैंड ग्रांट्स देते थे, और उन लैंड ग्रांट्स पे टैक्स भी नहीं लगता था। वो लैंड एग्रीकल्चर लैंड भी हुआ करती थी, वहां पर किसान काम भी किया करते थे। तो हमारे भगवान कार्ल मार्क्स की थ्योरी के अनुसार फ्यूडल लैंडलॉर्ड सिर्फ शोषण ही करेगा, तो ब्राह्मण भी शोषण ही करेंगे। वास्तविकता में उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया वो एक अलग विषय है। और जैसा कि हमारे भगवान कार्ल मार्क्स ने बताया, एक ना एक दिन उस शोषित वर्ग का, उस दलित वर्ग का, उस शूद्र वर्ग का खून खोले उठता है, और जब उसका खून खोल उठता है तो वो कम्युनिज्म को स्थापित करने की तरफ जाता है जहां कोई क्लास ना हो। इसीलिए इस्लाम ने हमारे दलित भाई बहनों को अत्यंत प्रभावित किया, क्योंकि बेशक उनके यहाँ 72 फिरके हों, लेकिन कोई क्लास नहीं है। बेशक अनेकों जनजातियों ने, जैसे खोखर जनजाति ने मोहम्मद गोरी से युद्ध किया हो, लेकिन हमारी थ्योरी के अनुसार उन्हें इस्लामिक कम्युनिज्म पसंद आया, उन्हें सूफीवाद पसंद आया, और उन्होंने उसे अपना लिया। आपके मन में डाउट तो नहीं आ रहा कि हमारे कॉमरेड्स को इस्लाम में ही क्यों कम्युनिज्म दिखाई देता है? उसके कारण पता है क्या है? भाईचारा, इस्लामिक भाईचारा। नहीं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वाला भाईचारा नहीं, जो वो कहते थे इस्लामिक ब्रदरहुड इज फॉर मुस्लिम्स एंड मुस्लिम्स ओनली, वो वाला भाईचारा नहीं, दूसरा वाला भाईचारा। ये वाला भाईचारा कि इस्लाम में भी जैसे आप कि अल्लाह के जो आदेश हैं, जो पैगंबर के द्वारा मुसलमानों को दिए गए हैं, उसका एक शब्द भी आप नहीं पलट सकते, कोई इफ एंड बट नहीं हो सकता, वरना ब्लास्फेमी हो जाएगी, शिर्क हो जाएगा। ऐसे ही रशिया में, चाइना में, नॉर्थ कोरिया में जो कम्युनिज्म को क्रिटिसाइज करेगा, हमने बताया था ना, शब्द का हेरफेर है, पॉलिटिकल क्राइम, राजद्रोह हो जाएगा उस पर। तो ये भाईचारा सिर्फ हमें नहीं दिख रहा, ये भाईचारा बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर्स को भी दिखा था। एमएच किदवाई थे, उन्होंने तो बुक ही लिख दी थी, इस्लाम एंड सोशलिज्म। हसरत मोहानी साहब, जिन्हें कम्युनिस्ट मौलाना कहा जाता था, जिन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी ज्वाइन करी थी। कांग्रेस के प्रिय मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब, जिन्होंने अपने न्यूज़पेपर अल हिलाल में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का उर्दू ट्रांसलेशन छाप दिया था। तो जैसे लेनिन ने कहा था कि एक पॉलिटिकल पार्टी चाहिए क्लास कॉन्शियसनेस जगाने के लिए, सामूहिक चेतना जगाने के लिए। उस समय जो अरब आए थे भारत में, वो एक पॉलिटिकल पार्टी थी जिन्होंने भारत के दलितों में क्लास कॉन्शियसनेस जगाई कि तुम आर्यन से अलग हो, इसलिए अब तुम इन फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स के अंगेज क्रांति करो और हमारे कम्युनिस्ट स्ट्रक्चर का भाग बन जाओ। और हमारे कॉमरेड्स के अनुसार हिंदुइज्म का तो मतलब ये होता है इंपीरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म। हिंदू राजा जो होते थे वो साम्राज्यवादी, उपनिवेशवादी ही होते थे। पहले ये इंपीरियलिस्ट, कॉलोनियलिस्ट, आर्यंस, इन्होंने भारत को इन्वेड किया। हमारे कॉमरेड के अनुसार भारत में जो नेटिव्स थे, बुद्धिस्ट थे, द्रविडियन थे, मूल निवासी थे, बुद्धिस्ट थे, उनको इन्होंने गुलाम बना लिया। उनके यहाँ पे गण राज्य, रिपब्लिक्स की राजसत्ता हुआ करती थी। आपने पढ़ा तो होगा इतिहास में कैसे हिंदू राजा अजातशत्रु ने वैशाली गणराज्य को नष्ट किया। यह भी एक क्लास वार था जहां आर्यन से रिपब्लिक, डेमोक्रेसी सहन नहीं हो रही थी। हमारे एक पुराने मित्र थे, हिस्ट्री में बड़ी रुचि रखते थे, उन्होंने हमें बताया था कि महाभारत में भी अनेकों गणराज्यों का वर्णन है। यहां तक कि भगवान श्री कृष्ण भी एक गणराज्य के अधिपति थे, वृषणी गणराज्य के अधिपति थे, ना कि एक मोनार्कियल किंग थे। लेकिन हमें सीनियर कॉमरेड से स्पष्ट आदेश है, जो फैक्ट हमारी थ्योरी में फिट नहीं होता उसे हटा देना है। आज भी इंडिया एक इंपीरियलिस्ट स्टेट ही तो है। हमारी एक पार्टी सीपीआई माओवादी तो स्पष्ट रूप से कहती है इंडिया इज अ सेमी फ्यूडल, सेमी कॉलोनियल स्टेट। हमारी सीनियर कॉमरेड अरुंधति रॉय कई बार कह चुकी है इंडिया इज कॉलोनियल स्टेट, इंपीरियलिस्टिक स्टेट। पर फिर हमें रशियन कॉमरेड की बात भी याद आती है कि यदि रशिया में कम्युनिस्ट क्रांति लाने के बाद भी रशिया के टॉप लीडर्स को कैपिटलिस्ट बनना था तो इतने करोड़ लोगों को मारने की क्या जरूरत थी? उससे अच्छा तो इंडिया जैसा इंपीरियलिस्ट कॉलोनियल स्टेट है जहां कम से कम करोड़ों लोग तो नहीं मरे हैं ऐसी क्रांति में, जो कम्युनिज्म को भी लाना चाहती है और कम्युनिज्म को ला भी नहीं पाई। तीसरा कारनामा जो हमारे कॉमरेड्स का है वो है मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म का। मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म क्या है? मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म के अनुसार वुमेन की यदि सोसाइटी में दयनीय स्थिति है, यदि फीमेल्स को मेल से इंफीरियर ट्रीट किया जाता है, तो उसका कारण कैपिटलिस्टिक माइंडसेट है। कैपिटलिस्टिक माइंडसेट एक मेल डोमिनेटिंग माइंडसेट भी है, क्योंकि हमारे कॉमरेड के हिसाब से हिंदुइज्म इक्वल टू कैपिटलिज्म है। तो हिंदुओं की कितनी भी देवियां हो, हिंदुओं के शास्त्र में वुमेन्स को कुछ भी राइट दिया हो,
इससे कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता है, ना ही इस बात से अंतर पड़ता है हमारे कम्युनिस्ट स्टेट्स में, हमारी कम्युनिस्ट पार्टी में कितने बड़े बड़े पदों पर फीमेल्स हैं, क्या पॉलिटिकल पार्टी की लीडर्स फीमेल बनी है। और हमें इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस्लाम में वुमेन के क्या राइट्स हैं, क्योंकि इस्लाम इज इक्वल टू कम्युनिज्म है। हमें सिर्फ पीड़ा इस बात की है क्योंकि हिंदुइज्म इज इक्वल टू कैपिटलिज्म है, फ्यूडलिज्म है, कि जो हिंदू वुमेन्स हैं वो प्लोरिटेरिएट की तरह हैं जिनका सिर्फ शोषण करते हैं कैपिटलिस्ट। उन कैपिटलिस्ट में उनके हस्बैंड्स भी आते हैं। अगर आपको लगता है कि मार्क्सिस्ट कुछ भी इतिहास लिखें, क्या फर्क पड़ता है, इलेक्शन में उन्हें कोई सीट वीट तो मिलती नहीं है। आपको अपने एक दूसरे भगवान एंटोनियो ग्राम्स्की के बारे में बताता हूँ। वो उसी कंट्री से थे जहां की पीएम आज जॉर्जिया मेलोनी है, और उसी पार्टी का विरोध करते थे जिस पार्टी की पीएम जॉर्जिया मेलोनी है, बेनिटो मुसोलिनी की पार्टी, फासिस्ट पार्टी का। उन्होंने एक किताब लिखी जेल में रहकर, प्रिजन नोटबुक, और जेल में ही उन्हें गॉड ने रेवोल्यूशन भेजी कि ऐसा क्यों होता है कि पीजेंट्स और वर्कर भी बौद्धिक स्तर पर कैपिटलिस्ट होते हैं, उनमें कोई क्लास कॉन्शियसनेस नहीं आ पाती है, तुम्हारे विचार उन्हें प्रभावित नहीं कर पाते हैं, उन्हें ऐसा नहीं लगता है कि किसी कम्युनिस्ट युग की जरूरत है। गॉड ने उनसे कहा ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो कैपिटलिज्म है उसका लोगों के बुद्धि पर भी कब्जा है, जो कि हर व्यक्ति पढ़ाई के लिए स्कूल्स और यूनिवर्सिटी में जाता है, वहां पर जो स्टेट पढ़ाना चाहता है वही पढ़ाया जाता है, और उस पढ़ाई का उसके जीवन के राजनीतिक दृष्टिकोण पर भी प्रभाव पड़ता है। इसी कारण से मजदूर किसान किसी कम्युनिस्ट युग में नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि अपनी है परंतु सोच कोई और रहा है, उनके विचार कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर के अधीन है। इसी थ्योरी को उन्होंने थ्योरी ऑफ हेगेमोनी कहा है, और यही स्टेट का स्ट्रक्चर ऑफ लेजिटिमाइजेशन है, क्योंकि कभी भी वह ऐसे पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाएगा जिससे ऐसे व्यक्ति पैदा हो, ऐसे क्रांतिकारी पैदा हो जो उस सत्ता को उखाड़ कर ही फेंक दें। इसीलिए हमारे जेएनयू के मार्क्सिस्ट इतिहासकार ऐसी हिस्ट्री पढ़ाने की कोशिश करते हैं, ऐसे पाठ्यक्रम पढ़ाने की कोशिश करते हैं, ताकि एक ऐसी फौज भी तैयार हो सके जो सत्ता के विरुद्ध क्रांतिकारी विचार रखती हो, और सिर्फ ऐसे विचार न रखती हो जो सत्ता की पॉलिसी को क्रिटिसाइज करते हो, ऐसे विचार रखती हो जो स्टेट को भी उखाड़ कर फेंक दें, क्योंकि स्टेटलेस कम्युनिज्म ही तो लाना है हमें। और उनके लिए ये भी एक युद्ध का हिस्सा है। युद्ध दो तरीके के हैं, वॉर ऑफ मनूवर, वॉर ऑफ पोजीशंस। वॉर ऑफ मनूवर एक सैन्य युद्ध है जिसके लिए मिलिट्री ट्रेनिंग की आवश्यकता है, लेकिन वॉर ऑफ मनूवर आप तब तक नहीं लड़ सकते जब तक लोग आपके साथ ना हो। लोगों को साथ लाने के लिए वॉर ऑफ पोजीशंस को लड़ा जाना जरूरी है। वॉर ऑफ पोजीशन में धरने, प्रदर्शन, स्ट्राइक ये सब भी आते हैं, और साथ ही साथ बौद्धिक लड़ाई भी आती है, क्योंकि लड़ाई तभी लड़ी जाएगी जब बुद्धि पर कब्जा होगा। इसी को हमारे एक और भगवान नोम चॉम्स्की ने कहा है मैन्युफैक्चर्ड कंसेंट। वो हमेशा यूएस CIA पर आरोप लगाते हैं कि यूएस हमेशा जब भी किसी कंट्री को इन्वेड करता है, जैसे कि इराक को, अफगानिस्तान को, उससे पहले वो ऐसे नैरेटिव चलाता है, लोगों की कंसेंट को मैन्युफैक्चर कर लेता है जिससे कि ये लगे कि वो सही कर रहा है, वो डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट कर रहा है। यही कंसेंट मैन्युफैक्चर एंटोनियो ग्राम्स्की चाहते थे कि उनके शत्रु करते हैं, अब हम भी करेंगे, हमें ये करना ही होगा, नहीं तो युद्ध हार जाएंगे। और ये तब तक चलेगा जब वॉर ऑफ मनूवर की स्टेज नहीं आ जाती। अब समझ आया आपको क्या इंपॉर्टेंस है जेएनयू के प्रोफेसर्स की मार्क्सिस्ट हिस्ट्री की। शरीर मेरा है, बुद्धि मेरी है, विचार किसी और के हैं, और सबसे बड़ी बात, मुझे ये पता ही नहीं चलता कि विचार मेरे नहीं हैं। इस सच जानने के बाद अगर आपको लगता है कि मैं कम्युनिज्म को छोड़ दूं और उसकी आलोचना करनी आरंभ कर दूं, तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें, और कम्युनिज्म पर आपके क्या विचार हैं यह मुझे कमेंट करके बताएं।